दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के पहले का वो गंगा के तट पर मोदी जी का इंटरव्यू आपको याद होगा। तीन तीन लेडी एंकर्स के साथ मोदी जी ने बात करते हुए कहा था कि मेरी मां के गुजरने के बाद ऐसा लगा कि जैसे वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। परमात्मा ने उन्हें सीधे भेजा है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के इस बात को लगातार उछाला और कहा मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। मोदी जी तो डायरेक्ट परमात्मा से हॉटलाइन पर बात करते हैं। लेकिन अचानक आज एक पॉडकास्ट का 2 मिनट का इंटरव्यू मोदी जी का जारी हुआ। उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी मनुष्य हूं, मैं देवता नहीं। आखिर मोदी जी को यह कहना क्यों पड़ा? क्या अपनी ही बात से पलट गए मोदी? लोकसभा चुनाव में जहां अब की बार 400 पार और संविधान बदल देने का दंभ जो था, और इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुनादी कर रही थी, 10-10 दर्जन भर करीब नेताओं ने डंके की चोट पर कहा था कि संविधान बदलने के लिए हमको 400 सीटें चाहिए। वही पार्टी और वही पार्टी के नेता और सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद संविधान के आगे नाक रगड़ते हुए देखे गए। और उसकी वजह क्या थी? संविधान के आगे घुटने टेकने का कारण क्या था? 400 सीटें जीतने का सपना और संविधान को खत्म करने का इरादा 240 पर आकर के रुक गया। दो बैसाखियों के सहारे मोदी जी को सरकार चलानी पड़ रही है। लेकिन इस बीच में हरियाणा का चुनाव जीता बीजेपी ने, फिर महाराष्ट्र का चुनाव जीता, तो थोड़ा अरमान 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। अब दिल्ली चुनाव की बारी है और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दाल गलते हुए नहीं दिख रही है। माहौल जो बना था उसे रमेश बिधूड़ी ने मिट्टी में मिला दिया, महिला विरोधी टिप्पणियां करके। ऐसे में नरेंद्र मोदी को दिल्ली जीतने के लिए सीधा परमात्मा से नीचे उतर करके देवता नहीं होने और मैं भी मनुष्य हूं ये कहने की जरूरत पड़ गई। इसी पर करेंगे चर्चा और क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं। क्या दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल में फंस गया है? वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से इंतजार में है कि वो केंद्र में तो जीत हासिल करती है लेकिन नाक के नीचे दिल्ली हार जाती है। दरअसल दिल्ली के मतदाताओं की जो पसंद रही है, अगर आप ट्रेंड देखें पिछले 10 साल का 3 चुनाव का, तो लोकसभा में पसंद उनकी नरेंद्र मोदी होते हैं और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस बीच में काफी कुछ घट चुका है। वो अरविंद केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन से निकले थे, लोकपाल और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके निकले थे, आम आदमी पार्टी उन्होंने बनाई, झाड़ू को अपना चुनाव निशान बनाया, गरीबों, वंचितों और कमजोरों की पार्टी बन करके वो उभरे। महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने एक बनाई और एक ईमानदार छवि और एक साधारण व्यक्ति होने की जो छवि बनाई थी वो इधर कमजोर पड़ी। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कई नजदीकी लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। वो बात अलग है कि अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिसमें उनके भ्रष्टाचार के बारे में निश्चित हो। आरोप हैं, लेकिन आरोपों से छवि जरूर धूमिल होती है जो अरविंद केजरीवाल की हुई। और केजरीवाल ने उससे निकलने के लिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया और यह ऐलान किया कि वो तभी मुख्यमंत्री होंगे जब दिल्ली की जनता उनको चुन करके भेजेगी, यानी जनता दिल्ली की ये स्वीकार करेगी कि केजरीवाल बेदाग छवि के, ईमानदार छवि के। लेकिन जिस विशिष्ट संस्कृति को छोड़ने की बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने, उस पर भी हालांकि पानी फिर चुका है। मोदी ने उस पर हमला किया, शीश महल बनाया। अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया
कि राजमहल तो मोदी जी का भी है। कुल मिलाकर के केजरीवाल बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरह है या पूर्व मुख्यमंत्री की तरह है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल की तरह है, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, उस तरह से अब वो व्यवहार कर रही है। सारे उसके आदर्श अब ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन चुनावी राजनीति अलग होती है। एक आंदोलन से निकल करके आने वाली पार्टी अपने उसी ढर्रे पर चली जाती है। दिल्ली की जहां तक बात करें, दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं। हालांकि पुलिस उसके अंदर नहीं आती। केवल दिल्ली की तरक्की, दिल्ली के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, ये सब कुछ आता है सरकार के। नरेंद्र मोदी ने एक दांव खेलते हुए, हालांकि पहले वो रेणुया कहा करते थे, फ्री वीज कहा करते थे, लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया कि जो जनहितकारी योजनाएं चल रही हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी। इसका मतलब है कि मोदी भी मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो बिजली फ्री, पानी फ्री, बसेस में महिलाओं की यात्रा फ्री, ये जो योजनाएं लेकर के आए हैं, वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास करके जो काम किया, वो हो सकता है कि बड़े पैमाने पर ना हो, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल तो बनाए जो एक मॉडल स्कूल के रूप में उभरे, जिन्हें आप विश्व स्तरीय स्कूल भी कह सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की योजना लेकर के आए, जिससे सीधे आम आदमी को लाभ मिला। इन योजनाओं के बारे में मोदी ने प्रकारांतर से कहा कि वो इनको बंद नहीं करेंगे, जैसे कभी उन्होंने मनरेगा के लिए कहा था कि वो बंद नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि इसके जरिए एक वोट बैंक बनता है। अब मसला क्या है? दिल्ली जीतना एक बड़ी हसरत है बीजेपी के लिए, लेकिन मुश्किल यह है कि केजरीवाल के सामने उनके पास कोई चेहरा नहीं है। अगर चेहरा खुद मोदी होते तो ऑब्वियस है कि केजरीवाल कहीं नहीं ठहरते, लेकिन नरेंद्र मोदी को तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनना नहीं है। ऐसे में कौन चेहरा होगा? क्या रमेश बिधूड़ी जैसे लोग होंगे या मनोज तिवारी जैसे लोग होंगे? तो कोई ऐसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है जिससे वो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल करने की लगातार कोशिश हुई, लेकिन केजरीवाल भी उसी तरह के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी ट्रंप कार्ड खेला। इधर जो ओबीसी की जातियां और कुछ ऐसी लड़ाका जातियां थीं जो बीजेपी के पाले में चली गई थीं, मसलन गुर्जर है, जाट उसमें है, और जाट के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि उनको ओबीसी में शामिल करेंगे। वो नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख करके जाटों को ओबीसी में शामिल करने की मांग की नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से। और जाहिर तौर पर जो सामाजिक समीकरण बीजेपी बनाती है, भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है वो धर्म पर आधारित होता है, सांप्रदायिक राजनीति करती है, वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। लेकिन चुनावी राजनीति उसकी अलग होती है, और चुनावी राजनीति के पीछे उसका सामाजिक समीकरण होता है, सामाजिक गणित होता है। सामाजिक समीकरण में दिल्ली में अभी तक वो केजरीवाल से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह थी कि दलित और उसमें भी खास करके वाल्मीकि समाज केजरीवाल के साथ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उपवर्गीकरण का फैसला दिया, उसके बाद बीएसपी और एएसपी ने जो आंदोलन किया भारत बंद का, उससे वाल्मीकि समाज अगेंस्ट में खड़ा हो गया। और भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि इसका समर्थन किया, तो वो वोटर माना यह जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ फिर से कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। यानी केजरीवाल ने जो झाड़ू चुनाव निशान बनाया था, उसके पीछे ये रणनीति काम कर रही थी कि वहां वाल्मीकि समाज की आबादी सबसे ज्यादा है दलितों में, उसके लिए खेला था। लेकिन अब चूंकि वो निकल रहा है, तो एक ये कमजोरी पड़ी अरविंद केजरीवाल की। दूसरा, बाकी जो दलित जातियां हैं उस पर कांग्रेस पार्टी भी दावा करेगी, एएसपी भी, चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, तो ये वोट वहां निकल जाएगा। और जो कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, वो कुछ वोट इधर निकल जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल यहां से थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं पिछले 2-3 इलेक्शन की अपेक्षा। लेकिन केजरीवाल ने जो जाट आरक्षण का मुद्दा निकाला है, उसके जरिए वो भरपाई करना चाहते हैं।
एक और वोट बैंक जो कमजोर पड़ा है केजरीवाल का, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल को पिछले चुनाव में 53% से ज्यादा वोट मिला था और उन्होंने तो एक बार 67 सीटें जीती हैं, माने लैंडस्लाइड विक्ट्री। भारत की सबसे इमर्जिंग पार्टी और सबसे बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के खाते में। वोट परसेंटेज उसका 53 से ऊपर। तो ऐसे में यह माना जाता है कि अगर उसका 6% वोट कम भी हो जाएगा तो भी उसे कोई जीत से रोक नहीं सकता। लेकिन माइनॉरिटी माने मुस्लिम वोटर्स भी अब इस समय अरविंद केजरीवाल से नाराज बताया जा रहा है। ये वोटर्स ऑब्वियस है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी जो आई है, ऑब्वियस ये वोटर इधर निकलेगा। तो जहां नाराज वोटर है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, बीजेपी को उसको कोई फायदा नहीं होने जा रहा। बीजेपी ने कोशिश की कि हिंदू मुसलमान किया जाए, रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों ने और हिंदुत्व के जरिए उस पॉलिटिक्स को गढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये दांव नहीं चला। फिर शीश महल का मुद्दा आया, ये भी फिस हो गया। ऐसे में बीजेपी के पास कोई चाल बच नहीं रही थी कि बीजेपी क्या दिखाए, और केजरीवाल ने अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया इस समय दिल्ली में। इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों ने उनका समर्थन किया, अखिलेश यादव ने किया, ममता बनर्जी ने किया, यहां तक कि कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान ने भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी को वहां जीतना चाहिए। तो ऐसे में जो एंटी बीजेपी वोटर है वो निश्चित रूप से किसी तीसरी पार्टी को चुनने के बजाय, भले ही वो निराश हो करके, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ जाएगा। वो इससे निकलने के लिए और नरेंद्र मोदी अपनी थोड़ी छवि को बदलने के लिए ये बयान देने के लिए मजबूर हुए हैं कि वो मनुष्य हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं और वो देवता नहीं है। क्या वो मोदी का अहंकार टूटा है, क्या वो दम्भ टूटा है? लेकिन मैं समझता हूं अभी ये पॉडकास्ट का सिर्फ 2 मिनट का ट्रेलर आया है। पूरा पॉडकास्ट आएगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि मोदी ने उसमें क्या क्या और बोला है। इसके बाद नरेंद्र मोदी के उस पूरे पॉडकास्ट का प्रभाव दिल्ली में कितना पड़ेगा इसका आकलन किया जाएगा। लेकिन ये 2 मिनट का जो ट्रेलर है वो ये जरूर कह रहा है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी थोड़ा सा हिले हुए, थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। और वो बड़ी कमजोरी दिल्ली की केंद्र की है कि जहां उन्हें उस अहंकार से नीचे उतर कर ये कहना पड़ रहा है कि वो भी मनुष्य हैं, वो देवता नहीं है। और मोदी जी ने इसके जरिए वो दिल्ली चुनाव की कमान संभाल ली है, वो अभी लगेंगे वहां पे। लेकिन ये बहुत टक्कर का इलेक्शन हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, वो मुद्दा है बीजेपी के वोट डिलीशन का और वोट जोड़ने का। इस बात को मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ईवीएम से ज्यादा जहां मुझे खेल दिखाई पड़ता, चूंकि ईवीएम के बारे में मेरा कोई अनुभव नहीं है, मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन जो चीजें सामने दिखती हैं कि एक तो वोट काट देना, जो विपक्ष का वोट है उसको डिलीट कर देना, और जो नया वोटर है, भाजपाई समर्थक है, उसका जोड़ना, या दूसरी जगहों से वोटर को ला करके फर्जी वोट बनवाना। ये आरोप अभी लगाया केजरीवाल ने कि कितने हजार वोट फर्जी जोड़े गए हैं। इसके बाद जहां पे माइनॉरिटी आबादी है या जहां पे दलित आबादी है वहां पे वोट स्लो करना, लंबी लाइनें हो जाए तो वहां पर लाठी चार्ज करना, तितर बितर कर देना। ये सारा खेल जो होता है, उस खेल को अरविंद केजरीवाल ने भांप लिया है। और यही वजह है कि वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि ये जो हो रहा है, और चुनाव आयोग आंखों पर पट्टी बांध करके बैठा हुआ है। इस समय कोई सरकार नहीं, इस समय तो सरकार के ऊपर चुनाव आयोग है। क्या वजह है कि चुनाव के ऐलान के समय वोट बढ़ाए जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं? क्या इसके जरिए बीजेपी अब खेल करने जा रही है? अगर वो इस मामले में कामयाब हो गए हैं, चूंकि इस बार अंतर ज्यादा नहीं होगा, पिछले इलेक्शन में तो केजरीवाल 53 और बीजेपी 45 के आसपास, 45 से नीचे थी, तो काफी अंतर था। लेकिन इस बार मुकाबला
नजदीकी होगा और त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, तो कांग्रेस में भी वोट शिफ्ट करेगा, बीएसपी को भी थोड़ा जाएगा, एएसपी को भी जाएगा। तो ऐसे में मुकाबला कांटे का हो रहा है, और कांटे के मुकाबले में ये जो वोट डिलीशन का खेल है, फर्जी वोट बढ़ने का जो आरोप है अरविंद केजरीवाल का, अगर ये खेल होता है तो फिर बीजेपी को चांस मिल सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। मोदी के हिंदुत्व के वार को अगर किसी ने डाइल्यूट किया है तो वो केजरीवाल है। वो बात अलग है कि वो उनसे बड़े हिंदुत्ववादी दिखाने की अपने आप को कोशिश करते हैं। इन्होंने राम को पकड़ा तो वो हनुमान लेकर के आ गए, तो वो यहां राम की भक्ति होगी तो वहां हनुमान की भक्ति होगी, ये केजरीवाल ही कर सकते हैं। जिसको कहते हैं कि नमक से नमक नहीं खाया जाता, ये चीज जरूर केजरीवाल ने दिखाई, और देखते हैं कि इस चुनाव में हार जीत का पलड़ा किधर जाता है। शुक्रिया।